करो। ठीक है, जैसे मानता हूँ कि जैसे मेरी कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो बेसिकली अगर मैं इस पूरे को अगर कंबाइन देखूँ तो ये दो लाइनें, अभी दो लाइनें कुछ भी हो सकती है, आपस में कट कर सकती है, या फिर ये अनंत हो सकती है, या फिर ये समांतर हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरा एक सिस्टम बनता है, ठीक है। ऐसी 3 लाइनें भी हो सकती है, 4 लाइनें भी हो सकती है, ठीक है। तो सिस्टम कैसा कैसा हो सकता है उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सिस्टम जो होता है या तो वो संगत होगा या फिर असंगत होगा। संगत का मतलब ये होता है कि बेसिकली संगत यानी कंसिस्टेंट, यानी कि कम से कम एटलीस्ट उसका वन सोल्यूशन प्रेजेंट हो, ठीक है। वन सोल्यूशन क्या हो, प्रेजेंट हो, मतलब एक सोल्यूशन तो होना ही चाहिए। असंगत का मतलब होता है कोई सोल्यूशन हमें ना मिले। अच्छा, संगत का मतलब वन सोल्यूशन मतलब हो सकता है या फिर हमें x इज इक्वल 0 मिल सकता है, y इज इक्वल 2 मिल सकता है, z इज इक्वल टू 3 मिल सकता है, ठीक है। या तो एक सोल्यूशन मिले यहाँ पे हमें, या फिर हमें बहुत सारे मतलब 5 सोल्यूशन मिल सकते हैं, 6 सोल्यूशन मिल सकते हैं, मतलब कितने भी सोल्यूशन मिले, अगर आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं तो बेसिकली वो संगत की कैटेगरी में आ सकता है। बट अगर आपको एक भी सोल्यूशन ना मिला तो हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर हमने देखा होगा कि x प्लस वाई बराबर 3 है और x प्लस वाई बराबर 4 है, तो अगर आप इन समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इसमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिला, इसका मतलब असंगत हल है। ओके, प्रकार के होते हैं सोल्यूशन, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैसे तो सोल्यूशन बहुत प्रकार के होते हैं, बट हम अभी जनरल हम 2 के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो पहला जो वर्ड आता है, वैसे तो जेईई मेंस में क्या होता है, ऐसे वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स को हम डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला जो वर्ड आता है वो होता है ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। एक होता है ट्रिवियल सोल्यूशन और एक आता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है, ठीक है। अच्छा, ट्रिवियल सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फर्क है, उसके बारे में हम बात करनी पड़ेगी अब। अच्छा, अभी इनकी हिंदी पर अगर हम जाएँ, ठीक है, तो इन्हें हम बेसिकली बोलते हैं तुच्छ हल बोलते हैं, ठीक है। तुच्छ हल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे हम बोलते हैं बेसिकली अतुच्छ हल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो वर्ड्स को पकड़ना है चीज़ों को आप देखोगे तुच्छ तुच्छ मतलब क्या होते हैं कि ऐसे हल जिनका कोई अर्थ ना निकले, मतलब ऐसे कैसे जिसका निरर्थक हल कह सकते हैं इनको, ठीक है। हम केवल निरर्थक बोलते हैं जिसका कोई हल ना निकले। इसका मतलब अतुच्छ मतलब कि ये खराब नहीं, ये अच्छे हल है, मतलब इसका कुछ ना कुछ हल निकल होगा, मतलब ये अनिरर्थक हल है, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो इसके मान निकलने वाले ही हैं। ओके, अच्छा, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये बेसिकली तुच्छ हल कौन से होते हैं, तुच्छ हल एक ही होता है, वो होता है x इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0 और z इज इक्वल टू 0, मतलब तीनों ही मान x y z के अगर तीनों ही मान 0 हो जाए, मतलब मूल बिंदु हमें आंसर मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन या तुच्छ हल या निरर्थक हल बोलते हैं। यहाँ पर क्या नॉन ट्रिवियल मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हम बोलेंगे x इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0 और z इज इक्वल 0 को छोड़कर कोई भी हल, मतलब हमें x इज इक्वल टू 1 मिल सकता है, y इज इक्वल 0 मिल सकता है, z इज इक्वल टू 0 मिल सकता है। मतलब ये सब क्या होता है, अनिरर्थक हल होते हैं, मतलब हमें 2 4 0 मिल सकता है, हमें 3 6 0, हमें अनंत हल मिल सकता है, हमें कुछ यूनिक सोल्यूशन मिल सकता है, मतलब कुछ भी हल मिले, बट 0 0 0 के अलावा कोई भी हल है तो हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, बात करने वाले हैं 2 वेरिएबल एंड 2 इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। अब 2 वेरिएबल एंड 2 इक्वेशन बहुत सिंपल होती है। अगर आपके पास एक इक्वेशन लिखो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अच्छा, ये अपना एक इक्वेशन है और ये भी अपना एक इक्वेशन है, ठीक है। अभी दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट कर सकती है, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर आ सकती है, या दोनों इक्वेशन एक दूसरे के समांतर हो सकती है। अगर दोनों कट कर रही है तो हम बोलेंगे भैया इसका मुझे एक सोल्यूशन मिल रहा है, इसे हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे, मतलब यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, मतलब ओनली वन सोल्यूशन ही मिलेगा मुझे। अच्छा, एक होता है अनंत, मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, मतलब ये हर जगह एक दूसरे को कट कर रही है, तो हम बोलते हैं अनंत सोल्यूशन बोलते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल होता है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पर कहीं कट ही नहीं करी, इसका मतलब इसमें क्या होंगे, 9 सोल्यूशन होंगे, ठीक है। बट अगर आपके एग्जाम में अगर 2 इक्वेशन आ रही तो आप सॉर्ट निकाल सकते हो, मतलब क्या, अगर यूनिक सोल्यूशन फाइंड करना है तो आप a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 कर सकते हो, और अनंत हल के अंदर आप a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 कर सकते हो, और नॉ हम a1/a2 इज b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन यहाँ से आ जाते हैं, बहुत ही रेयर चांस में आते हैं, बट आए तो सो और 3 इक्वेशन, मतलब आपके पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है, a2x प्लस b2y इज, देखो अगर 2 वेरिएबल होते हैं ना तो बेसिकली जो इक्वेशन जो होती है वो एक लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। और अगर 3 वेरिएबल होते हैं जैसे x y z तो बेसिकली प्लान होता है, हो गया। अब तीनों लाइनें कैसे कैसे हो सकती है, ये तीनों लाइनें एक दूसरे को कट कर सकती है, किसी एक पॉइंट पर कट कर सकती है, तीनों लाइनें एक के ऊपर एक आ सकती है, ये तीनों लाइन समांतर हो सकती है, तीनों लाइन कुछ त्रिभुज बना सकती है, ये कुछ 2 लाइनें इसको कट कर रही है यहाँ पे। अब देखो तीनों लाइनें जब एक चीज़ पर कट करती है तो हमें मिलता है यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हो सकता है कि मुझे x इज इक्वल मान लो 2 मिल गया और y इज इक्वल 3 मिल गया, ठीक है। तो मतलब एक मुझे यूनिक सोल्यूशन मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पर तीनों ही लाइनें क्या है, एक दूसरे को ऊपर आ चुकी है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी सोल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, मतलब हर जगह सोल्यूशन मिल रहा है, हम क्या बोलते हैं, अनंत हल बोलते हैं, ठीक है। बट जब तीनों लाइनें अगर एक दूसरे से समांतर है तो हमें कोई भी हल नहीं मिलेगा, तो इन सारी कंडीशन में कोई भी हल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट हल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इनको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि हमें हल मिलने चाहिए, तो हल इसमें भी मिल रहे हैं और हल इसमें मिल रहे हैं, अनंत हल हो गया, यहाँ पे कंसिस्टेंट हो गया। इसमें क्या हमें कोई सोल्यूशन मिल रहा है, इसमें हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंस को बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं टॉपिक पाते जैसे क्रेमर रूल होता है, हम यहाँ पे बेसिकली डिटरमिनेंट्स की बात करने वाले हैं। तो क्रेमर रूल क्या होता है कि बेसिकली अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हो तो इनमें हमें x और y के मान निकालने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 लिखा हो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ, ओके। तो मुझे अगर x और y के मान निकालने के पास बहुत तरीके हैं, बट हम इसको डिटरमिनेंट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सर्वप्रथम हमें एक बेसिकली डी निकालना होता है। डी क्या होता है, डी जो होता है बेसिकली वो होता है एक्स और वाई का बेसिक, एक्स और वाई के क्या होता है, कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट्स होता है। जैसे हम कह सकते हैं a1/a2 b1/b2, ठीक है। इसमें से कैसे, इसमें 2, इसमें बेसिकली 3, 2 और 4 और 3 आ जाएगा, और हमें इसका मान निकालना है, मतलब 3 क्या 9 और 9 - 8, मतलब डी का मान कितना आ गया भैया, डी का मान आ गया बेसिकली 1 आ चुका है यहाँ पे। अच्छा, फिर हमें निकालना d1 निकालना है। तो d1 क्या होता है, तो d1 अगर हम बात करें तो d1 का मतलब ये होता है कि
आप देखो यहाँ पे क्या डी वन का मतलब ये होता है कि जो आपके जो एक्स के जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, उनको आप C1 C2 से रिप्रेजेंट कर C1 C2 से चेंज कर सकते हो। मतलब ये कि इस इक्वेशन में जो एक्स के जो कोएफिशिएंट है उनमें मैं 5 3 से चेंज कर दूँगा। मतलब यहाँ पे मैं 5 3 लगा दूँ यहाँ पे, और बाकी ये 4 3 यहाँ पे कॉमन ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर कितना, इसका आंसर आएगा 5 या 15 माइनस 4 थे 12, मतलब 3 आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं बेसिकली जो D1 का जो मान मिल चुका है, बेसिकली 3 मिल चुका है यहाँ पे। फिर हम निकालते हैं D2 का मान निकालते हैं। अच्छा, ठीक है, D2 का मान कितना होगा यहाँ पे, D2 जो है यहाँ पे, D2 में क्या होगा, D2 हम बेसिकली y के जो कोएफिशिएंट है उन्हें हम बेसिकली इनसे चेंज कर देंगे, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे A1 सेम रहेगा, और इसको हमने यहाँ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली हो जाएगा 3 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 3 2 हो गया, और यहाँ पे 5 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। 5 और 3, तो ये हो जाएगा 3 या 9 और 9 माइनस 10 मतलब माइनस का 1। तो D2 का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ चुका है। तो ये बोल रहा है एक्स का मान कितना होता है, एक्स का जो मान होता है वो होता है बेसिकली D1 बटा D। D1 कितना है 3 और D का मान कितना 1, तो एक्स का मान कितना आ गया 3 आ गया। और वाई का मान कितना होगा, वाई का जो मान होगा D2 बाई D होगा। D2 का मान कितना है, D2 का माइनस 1 है, और D का मान 1 मतलब माइनस 1 आ चुका है। मतलब ये है कि इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो एक्स के मान मुझे 3 मिलेगा, वाई का मुझे माइनस 1 मिलेगा। तो ऐसे भी करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी 3 इक्वेशन पढ़ी हो, और तीनों इक्वेशन अपने आप में एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। अब मुझे सबसे पहले अगर मुझे एक्स और जेड का मान निकालना है, एक्स का जो मान होता है वो होता है D1 बाई D, वाई का मान D2 बाई D होता है, जेड का मान D3 बाई D होता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे D निकालना चाहिए। यहाँ पे D का जो मान होता है वो होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का, इनकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे D1 निकालना है, तो D1 में क्या करते हैं, एक्स के जो कोएफिशिएंट होते हैं उन्हें हम D1 D2 D3 क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ D1 D2 D3 लगा दिया, और फिर ये सब कुछ सेम है यहाँ पे। D2 में क्या करें, D2 में क्या करें, वाई के कोएफिशिएंट को चेंज करेंगे यहाँ पे, तो हमने वाई के कोएफिशिएंट चेंज कर लिए। D3 में क्या करेंगे, D3 में हम बेसिकली जेड के कोएफिशिएंट को चेंज करेंगे। इन सबसे हमें D मिलेगा, D1 मिलेगा, D2 मिलेगा एंड D3 मिलेगा। तो एक्स का जो मान होगा वो होगा D1 बटा DT, D1 बटा D, वाई का मान होगा D2 बाई D एंड Z इज इक्वल D3 बाई D। ये हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें करना है। अब हम बात करें सिस्टम के बारे में, बात करें जहाँ पे अगर मान लो मेरे पास कोई भी 3 इक्वेशन मेरे को दे रखी हो, ठीक है, बराबर 0 3 इक्वेशन मुझे यहाँ पे दे रखी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं बेसिकली उनका डी फाइन कर सकता हूँ। अब मान लो इसका मैंने डी फाइन कर लिया, डी कैसे फाइन करेंगे, डी फाइन करेंगे इनके जो कोएफिशिएंट जो आने वाले हैं उनका मैं एक सारणिक मान लूंगा, तो मुझे डी का मान मिल जाएगा। अब उस डी का मान क्या क्या हो सकता है, अब उस डी का मान नॉट इक्वल 0 भी हो सकता है, या डी का मान 0 भी हो सकता है। अगर डी का मान नॉट इक्वल 0 है तो आपको बोलना है कि भैया यहाँ पर तो ओनली यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब ये कि अगर डी का मान 0 होगा तो मुझे कुछ ना कुछ हल मिलेगा, और कुछ ना कुछ हल मिलेगा इसका मतलब मैं इसे कह सकता हूँ जिससे कंसिस्टेंट हल मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब मुझे एक अलग ही सोल्यूशन मिल सकता है, मुझे एक्स बराबर मुझे 0, वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, मुझे कुछ ना कुछ किसी प्रकार से एक सोल्यूशन तो मुझे यहाँ पे मिल ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। तो मुझे इसकी प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंट यहाँ पे कुछ मिल गया। अब डी इज इक्वल 0 होगा तब आपको चेक करना पड़ेगा, आगे फर्दर चेक करना पड़ेगा। फर्दर क्या चेक करना, आपके पास है D1 D2 एंड D3। अब क्या हो सकता है कि D1 का मान भी 0 हो सकता है, D2 का मान भी 0 हो सकता है एंड D3 का मान भी 0 हो सकता है। अगर तीनों ही मान 0 हो जाए तो आपको बोलना है कि यहाँ पर आपको मिलेंगे अनंत हल मिलेंगे, ठीक है। यानी अनंत हल मिल रहे हैं, मतलब मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो क्या ये कंसिस्टेंट हल है, बिल्कुल ये कंसिस्टेंट हल ही है। अच्छा, ये भी कंसिस्टेंट हल और ये भी कंसिस्टेंट हल है। मतलब कंसिस्टेंट हल वो होते हैं जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल रहा होता है। ओके, यहाँ पर D1 इज इक्वल 0 या D2 इज इक्वल और D3। अब मान लो कि D1 D2 D3 में से कोई एक मना कर दे कि हम 0 नहीं होंगे, आप दो 0 हो जाओ भले ही, ये बोल दे कि हम 0 नहीं होगा, या फिर हो सकता दोनों ही मना करते हम 0 नहीं होंगे, या तीनों ही मना कर दें, तो उसे हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। प्लान की इक्वेशन है। अब ये प्लान कैसे कैसे आपस में कट कर सकते हैं। सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि एक प्लान जो था वो बेसिकली यहाँ पे एक ही प्लान ये रहा, ठीक है। ये प्लान कौन सा, ये प्लान आपका A1x प्लस B1y इज प्लस C1z इस पे हो गया। अब सेकंड प्लान मान लीजिए ये आपका एक सेकंड प्लान था ये वाला, और एक थर्ड प्लान हम मान लेते हैं, थर्ड प्लान कौन सा, ये वाला प्लान है, ठीक है। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं, अब देखो ये प्लेन वही प्लेन आपस में यहाँ पे कट कर रहे हैं तो ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है। फिर ये प्लेन आपस में यहाँ कट कर रहे हैं, अब देखो तीनों ही प्लेन जो वो इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा कहते हैं यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तीनों प्लेन जहाँ पर कट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। वो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अनंत हल का मतलब क्या, अनंत हल का मतलब ये होता है कि आप ध्यान से देखो, आप देखो इस येलो वाले प्लेन को जो कि सिंपल पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। फिर एक पिंक प्लेन है, तो ये प्लेन और ये प्लेन आपस में जहाँ पे कट रहे हैं वहाँ से एक ग्रीन प्लेन निकल रहा है। मतलब तीनों ही प्लेन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लाइन पर कट मार रहे हैं। एक लाइन कौन सी है, एक लाइन है ये वाली, लाइन है ये वाली, ठीक है। आप देखोगे इस लाइन पर वो क्या कर रहे हैं, कट मारे, और इस लाइन के अंदर मुझे बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। हम क्या बोलेंगे, अनंत हल बोल देंगे। नो सोल्यूशन का मतलब होता है कि आगे आपके पास एक येलो प्लेन था, ठीक है, फिर आपके पास एक पिंक प्लेन था, ठीक है। ये दोनों यहाँ कट कर रहे थे, बड़ी तीसरा प्लेन यहाँ पे इसके ऊपर चला गया, लेकिन तीनों प्लेन किसी भी एक पॉइंट पर कट नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं नो सोल्यूशन, उसे हम बोलते हैं नो सोल्यूशन बोलते हैं। और इसके अंदर हम बहुत सारे आकृति बना सकते हैं। अगर हम सबसे डी फाइन करते हैं, अब डी फाइन जब करते हैं तो बेसिकली क्या आंसर आ सकते हैं, ठीक है। डी फाइन करते हैं तो बेसिकली डी इज नॉट इक्वल 0 आ सकता है, या डी इज इक्वल टू 0 आ सकता है, ठीक है। अच्छा, डी इज नॉट इक्वल 0 आएगा, मैं बोलूँगा यूनिक के सोल्यूशन मुझे मिल चुके हैं। डी इज इक्वल 0 आएगा, मैं कहूँगा यार आप क्या करो कि D1 D2 D3 आप चेक करो, अगर वो सारे भी 0 हैं तो उसे हम बोलेंगे अनंत हल बोलेंगे। और एटलीस्ट एक मना कर दें, ठीक है, एटलीस्ट क्या हो जाए, एटलीस्ट 1
एटलीस्ट वन जो मना कर दे, वो मान लेता, वन मना कर दे कि हम जीरो नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आपका जो सिस्टम जो होता है बेसिकली वो होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसे हमने बोला था दिस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोला था, ठीक है। इन वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि मुझे कोई ना कोई हल मिलना चाहिए। क्या यहाँ पर आपको हल मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या आपको यहाँ पर हल मिल रहा है? बिल्कुल है, मुझे अनंत हल मिला है, इसका मतलब ये भी क्या है? कंसिस्टेंट हल है। मतलब इसके अंदर हम यूनिक को एंटर कर सकते हैं, इसके हम अंदर अनंत हल को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या? हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिले, यहाँ पर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे एटलीस्ट वन, मतलब इसका मतलब यहाँ पे नो सोल्यूशन आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पर क्या, यानी ये कौन से इनकंसिस्टेंट हल है, इसका क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट हल बोलेंगे। और ये आपका यहाँ पर आ सकता है, इसका मतलब होता है नो सोल्यूशन मिलना, ठीक है। इसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो हमने पढ़ा, एक आपका जो था बेसिकली वो था ट्रिवियल सॉल्यूशन था, और एक जो आपका था बेसिकली वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन था, ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ पर आती है कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का। इसमें बोला था कि आपका एक्स वाई बराबर 0 एंड जेड इज इक्वल 0 मिल गया, तो उसे हम बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसमें बोले थे एक्स बराबर मतलब 0,0,0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, क्या ट्रिवियल सॉल्यूशन में हमें कुछ आंसर मिल रहे हैं? हाँ भैया, हमें 3 आंसर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या, मैं इसको कंसिस्टेंट बोल सकता हूँ? बिल्कुल, मैं इसको कंसिस्टेंट बोल सकता हूँ। यहाँ पर भी मुझे इसके अलावा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो उसको भी मैं क्या बोलूँगा? कंसिस्टेंट ही बोलूँगा। इसका हम क्या कर लेंगे? कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। अच्छा भाई, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मिल रहे हैं, मतलब ये इस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डी इज इक्वल 0 फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन हम ये सबसे पहले हम इसको पुट करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ये चेक करेंगे, वरना हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से हम समझेंगे कि बेसिकली यहाँ पर क्या चल रहा है। बात करते हैं डी के बारे में। अब देखो, इस क्वेश्चन में हम डी के मान फाइंड कर सकते हैं। अब डी के मान भी दो प्रकार से आ सकते हैं। डी का मान या तो नॉट इक्वल 0 आ सकता है, या फिर डी का मान 0 आ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में निकालना, नो सोल्यूशन निकालना, तो डी का मान 0 में दो केस बनते हैं। इसमें D1 D2 D3 यानी सारे के सारे मान 0, तब क्या होता है? अनंत हल मिलते हैं, ठीक है। बट अगर एक भी मना कर दे कि D1 मान ले वो 0 नहीं होगा, तो इसके आंसर होंगे नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन हम फाइंड करना है, तो उसके लिए हम डी इज इक्वल 0 फाइंड करते हैं। डी इज इक्वल 0 क्या होता है कि इस इक्वेशन की जो कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड के, उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। 3 sin थीटा हो गया, फिर यहाँ पे -1 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे फिर यहाँ पर होगा 3 cos 2 थीटा हो गया, और 4y का हम 4 ले सकते हैं यहाँ से, और 3z का हम 3 ले सकते हैं, 6x का हम 6 ले सकते हैं, 6 7 7 और इज इक्वल टू 0। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हम 0 पुट करेंगे और इसको हम फाइंड करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है वो sin 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा और इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं? अब sin 3 थीटा का मान लिख सकते हैं 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा हो गया, एंड प्लस 2, अभी जो cos 2 थीटा उसको हम साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको 3 sin थीटा मिल रहा है यहाँ पे, एंड माइनस का 4 sin थीटा मिल रहा है यहाँ से, और यहाँ से प्लस 2 × 1 आएगा, जो कि 2 × 1 जो इसे 2 से कट जाएगा, और अंदर बचेगा माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करते हैं कि नेगेटिव सब बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ से एक sin थीटा बाहर आ जाएगा यहाँ से, और अंदर बचेगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा एंड माइनस का 3 इज इक्वल 0। अब या तो sin थीटा 0 हो सकता है, या फिर जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो सकती है, ठीक है। अगर sin थीटा का मान 0 होगा तो अलग सोल्यूशन मिलेंगे मुझे यहाँ पे, और अगर मुझे 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस 3 का मान अगर 0 करें, तो यहाँ से हमें कुछ सोल्यूशन मिल सकते हैं, हमें निकालने चाहिए यहाँ से। अब मान कितने आ सकते हैं यहाँ पे देखते हैं। देखो 4 थे 12 के, मतलब गुणा करने 12 चाहिए और जोड़ने पर 4 चाहिए, तो 6 और 2 संख्या ऐसी होती है जो 6 × 2 12 भी होता है, और 6 - 2 4 भी होता है, ठीक है। तो 4 sin थीटा प्लस 6 sin थीटा माइनस का 2 sin थीटा एन माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अब इन दोनों में से देखें तो यार 2 sin थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 sin थीटा अगर कॉमन ले लें यहाँ से फटाफट, 2 sin थीटा हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो अंदर बचेगा 2 sin थीटा प्लस का 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 sin थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर कोष्टक हम खोलें तो बेसिकली मुझे मिलेगा 2 sin थीटा माइनस का 1 गुणा में 2 sin थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। दोनों कोष्टक अलग अलग 0 होंगे, तो एक जगह से मुझे मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा, और एक जगह से मुझे मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3/2 मिलेगा, ठीक है। -3/2 होता है माइनस का 1.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। sin थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, माइनस से छोटा नहीं हो सकता। तो दो मान मिले 0 और 1/2 मिले, इनको हम देखते हैं। थीटा इज इक्वल 0 से 4π के अंदर sin थीटा का मान मुझे 0 भी फुट करना है, और sin थीटा का जो मान है मुझे 1/2 भी लेके चलना है, ठीक है। तो हम चलेंगे sin थीटा के ग्राफ के अंदर। 0 बोलते हैं, हम बोलते हैं पाई, बोलते हैं हम बोलते हैं 2π बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 3π बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं 4π बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है 0 से, अब मुझे 0 मान का आएगा 1/2 मान का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम मान जो, तो साइन का मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम इसका -1 होता है, ठीक है। तो 1 से -1 के बीच में ये चलता रहता है, ठीक है। तो 1/2 के बीच में आएगा, और अगर 1/2 अगर देखें यहाँ पे, तो 0 से π/4 में कितने 1/2 मिल सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लाइन खींचूँ यहाँ से 1/2 कट करते हुए, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 0 से π/4 के अंदर यार वो 1 2 3 4 बार कट कर रही है ना। तो एक 1 ये हो गया, एक ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया,
एंड 4 सोल्यूशन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। ये साइन थीटा 1/4 1/2 के मुझे 4 सोल्यूशन मिल चुके हैं। थीटा इज इक्वल 0 की बात करें तो 0 को इंक्लूड नहीं करना है, इसका छोड़ दो, ठीक है। फिर इसका पाई पे कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है एंड 3 पे कट कर रहा है, और 4 पे को हमें लेना भी नहीं है क्योंकि वो इंक्लूड नहीं करना है। तो मुझे यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल 0 के मुझे 3 सोल्यूशन मिले। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली 4 + 3 7 सोल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल है इसके, ठीक है। द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की बात आई है तो लैम्डा, तो इसमें डी इज इक्वल 0 करने की बात तो बिल्कुल आने वाली ही है। इज इक्वल 0 कर लेते हैं फटाफट। डी इज 0 कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 - 3 अब देखो 2 - 3 5 हो गया, 1 3 और -1 एंड 3 -1 एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस का मॉड लैम्डा, ठीक है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। हमें मिलता है 9 लैम्डा इसका माइनस का 9 लैम्डा -43 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और लैम्डा इसका मॉड ऑफ लैम्डा लिख सकते हैं, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे मॉड ऑफ लैम्डा का, अगर टी मान लेते बन जाएगा 9t इसका माइनस का 9t माइनस का 43 इज इक्वल टू, हमें बोला गया कि हमें बस लैम्डा के रियल वैल्यूज निकालने, लैम्डा के कितने मान है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे रियल वैल्यूज निकालने का मतलब ये होता है कि बस हमें इसकी वैल्यू नहीं पूछे, हमें तो बस इसके निकालने के लैम्डा के कितने सोल्यूशन प्रेजेंट है, 1 सोल्यूशन या 2 सोल्यूशन, वो भी रियल होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं अगर आपके पास लैम्डा के मान के 1 2 3 आता है तो इसका मतलब है कि लैम्डा के 3 सोल्यूशन है, और लैम्डा के मान के 1 2 आता है इसका लैम्डा के 2 सोल्यूशन है, वो भी रियल सोल्यूशन है। तो अगर मैं ऐसे दचरे फॉर्मूला लगा तो टी इज इक्वल टू 90 + -100b इसका 99 84 81 माइनस का 4 × 9 और माइनस का 43, और ये बेसिकली पूरा अंदर जो पॉजिटिव बन जाएगा अंदर तो पूरा एंड डिवाइड बाय 2a 2 × 9 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखूँ तो टी के 2 मान मुझे यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। एक तो मुझे मिल रहा है 9 प्लस समथिंग अंडर रूट के अंदर कुछ मिल रहा है डिवाइड बाय 18 मिल रहा है, और एक मुझे यहाँ पे मिल रहा है 9 माइनस अंडर रूट के अंदर समथिंग और बट 18 मिला। तो एक मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और एक मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। इनको सॉल्व करते मुझे नेगेटिव मिल जाएगा सेकंड का मान, ठीक है। और टी का मान था मॉड ऑफ लैम्डा, तो मॉड ऑफ लैम्डा का जो मान था वो आएगा 9 प्लस अंडर रूट के अंदर कुछ और बटा 18, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें और लैम्डा का जो मान मुझे तो प्लस माइनस का 9 प्लस अंडर रूट के अंदर बटा 18 मिलेगा। इसका मतलब है कि लैम्डा के मुझे 2 मान तो यहाँ से मिल गए, ठीक है। तो दूसरे से यहाँ से मिल चुके हैं, ठीक है। बट लैम्डा का मान अगर मैं मॉड ऑफ लैम्डा का मान 9 माइनस का अंडर रूट समथिंग बटा 11 नेगेटिव वैल्यू है ना ये, तो मॉड ऑफ लैम्डा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब मॉड ऑफ लैम्डा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ से हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉसिबल है यहाँ पे, तो लैम्डा के 2 मान पॉसिबल है। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, तो वापस वही बात 0 कर लें। डी का मान 0 करो फटाफट, डी का मान 0 करो भाई, इसी को 0 करने के 1 1 लगा देते हैं, और अल्फा 2 अल्फा 3 लगा लेते हैं फटाफट। अल्फा 2 अल्फा एंड 3 लगा दिया मैंने यहाँ पे, एंड 1 3 अल्फा एंड 5 यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट को लिखा रहा हूँ यहाँ पे, और इज इक्वल को 0 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो कॉलम आपको रो दे रखा 1 2 एंड 3, तो इसमें आप क्या कर दोगे, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस R2 में से आप R1 को माइनस कर दो, तो 1 -1 0 एंड 2 अल्फा माइनस अल्फा और 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा हो गया, एंड 3 अल्फा माइनस 1 3 अल्फा माइनस 1 हो गया। और अगर मैं R3 को R1 से माइनस कर दो 1 - 1 0 हो गया, एंड 3 माइनस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, एंड 5 - 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो बेसिकली इस प्रकार से प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं, हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 1 गुणा अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका डिटरमिनेंट निकाल इस प्रकार मिल जाएगी, और इसको हम और सॉल्व करें तो मुझे लास्ट में मिलेगा 3 अल्फा स्क्वायर, और मुझे यहाँ पे माइनस का 5 माइनस अल्फा माइनस का 6 अल्फा मिल जाएगा, एंड प्लस का 3 इज इक्वल 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 को मैं ले लूँगा बाहर, मैं तो 3 को मैं लेती अल्फा स्क्वायर माइनस 12 माइनस 0 हो गया, ये अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, और इज इक्वल 0 बराबर कर दिया मैंने, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस खत्म प्रश्न यहाँ पे। तो अल्फा के मान मुझे 7 मिल चुका है, और अब काम खत्म हो चुका है। नो सॉल्यूशन देखो पता होगा आपको, डी इज इक्वल 0 होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको D1 D2 एंड D3 ये तीनों ही क्या 0 हो जाएं तो क्या होता है, अनंत हल होते हैं। और अगर इन D1 D2 एंड D3 में कोई एक मना कर दे तो उस समय क्या बोलते, नो सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हमें इस कंडीशन को सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको पता होगा, इसके लिए आपको क्या पता है, इसके लिए आपको पता है कि पहले हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। डी इज इक्वल 0 को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो आप देखोगे डी कितना आ रहा है, 3 5 एंड 2 -2 -8 एंड 1 एंड 1 9 एंड इसका आप 0 करोगे, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो डिटरमिनेंट्स के फॉर्मूले से आपको मिलेगा a + 3 इज इक्वल 0 एंड a इज इक्वल टू -3, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको d 0 करना है तो a इज इक्वल टू -3 चाहिए। इसका मतलब -3 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, -3 इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये गलत हो गया आपके, और ये भी गलत हो गया। अब हमें निकालना है, अब हमें b का मान निकालना। अब b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा 1/3 आएगा या -1/3 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमें D1 इज नॉट इक्वल 0 करना है, या D2 इज नॉट इक्वल 0 करना है, D3 इज नॉट इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो मैं D3 ले लेता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ D3 इज नॉट इक्वल 0, ठीक है, ऐसा मान लेता हूँ। D3 कितना बन जाएगा, D3 देखो क्या, D3 क्या होता है कि आपको D3 क्या होता है, D3 का मतलब होता है कि ये जो आपके Z होता है ना उसमें आप इनको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा 3 5 2 -2 माइनस का 8 एंड 1 एंड 1 नहीं है। अब आएगा B आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर आएगा -1 आएगा, ठीक है। और इसको नॉट इक्वल 0 करना है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा b -1/3 इज नॉट इक्वल 0, और यहाँ से आपको मिल जाएगा b इज नॉट इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या था, b 1/3 तो नहीं हो सकता, मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब नहीं होगा तो बचा कौन सा, ओनली ये बच गया।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है हैज़ नो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम डी इज इक्वल 0 कर लेते हैं फटाफट। तो डी कितना है यहाँ पे 2 3 -1 1 1 1 एंड 1 -1 एंड मॉड ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि जो इसका आंसर आने वाला है बेसिकली वो मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 7 आने वाला है, ठीक है। और इसका मतलब होता है लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 7 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि लैम्डा का जो मान है वो 7 भी हो सकता है और लैम्डा का जो मान है -7 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे हम क्या करें। आगे हम इसमें देख सकते हैं या तो हम D1 एंड D2 एंड D3 हमारे पास पड़ा है, इनमें से आप किसी को भी नॉन जीरो करेगा आप सॉल्व कर सकते हो। D1 D2 D3 को अलग अलग करके जीरो नॉट इक्वल जीरो कर सकते हो, आपको आंसर किसी न किसी में आपको आंसर मिल जाएगा। मैं D3 सॉल्व करता हूँ पहले में। तो D3 क्या होता है कि 2 1 1 और 3 और प्लस का 1 एंड माइनस का 1। अब D3 का तो जेड के इक्वेशन में हम क्या करेंगे 2 और 4 लैम्डा -4 को हम पुट करेंगे, इसको हम करेंगे नॉट इक्वल जीरो करेंगे। तो अगर आप इस इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपको एट दिस लास्ट और लास्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि आपको डी इज इक्वल 0 D1 D2 D3 सब जीरो ही होने वाला है, ठीक है। तो आप किसी एक डी को पकड़ लेते हैं उसको हम जीरो के बराबर कर लेते हैं। डी का मान कितना आएगा 1 2 1 1 5 2 एंड 1 अल्फा एंड 3, इसको हम जीरो के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अगर जीरो के इक्वल करें तो देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं। आप इसमें अगर ध्यान से देखो हम क्या एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या होगी, हम इसमें से जो आपका कॉलम है कॉलम C1 कॉलम C2 कॉलम C3, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अगर C2 में C1 को हटा दें तो यहाँ जीरो बन जाएगा और C3 में से अगर C3 में से अगर C2 को हटा दें हमें जीरो बन जाएगा, ठीक है। मतलब इस पर लिख सकते हैं कि 1 2 1 और अब प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ 1 में 0 5 -2 3 एंड 2 -1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा C3 - C2 मतलब 1 0 हो गया, अल्फा -5 हो जाएगा यहाँ पे और ये बन जाएगा 3 -2 1 बन जाएगा, ठीक है। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब 1 के सापेक्ष सॉल्व करें इसको, ये बन जाएगा 3 एंड माइनस ये बन जाएगा अल्फा माइनस का 5 बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे तो यहाँ से बेसिकली मुझे अल्फा का जो मान है बेसिकली 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे बीटा का मान निकालना है, तो बीटा का मान कैसे निकालेंगे, हम D1 D2 D3 जीरो किसी को जीरो कर सकते हैं। हम D1 को जीरो कर लेते हैं फटाफट। D1 कितना मिलेगा, D1 मतलब होता है 6 बीटा 4 एंड 6 बीटा 14। अच्छा वाई के कोएफिशिएंट 1 5 एंड 2 एंड इसके कोएफिशिएंट देगा 1। अल्फा का जो मान आपको मिल चुका है, अल्फा का मान 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आप जीरो बराबर कर लो तो यहाँ से आपको एक बीटा का मान मिलेगा और बीटा का जो मान आने वाला बेसिकली आने वाला है बहुत ही बढ़िया, बीटा का मान आने वाला है 36 आने वाला है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो 36 + 8 हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन है, अभी बोल रहे हैं यूनिक सोल्यूशन रखता है इस प्रकार। तो यूनिक सोल्यूशन रखता है तो आपको यूनिक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो एक्स स्टार वाई स्टार जेड स्टार, ठीक है। अच्छा तो एक्स स्टार क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्टार हो जाएगा मेरा D1/D हो जाएगा। अच्छा वाई स्टार जो होगा बेसिक हो जाएगा मेरा D2/D हो जाएगा और जेड स्टार क्या होगा मेरा D3/D हो जाएगा। तो अब देखो यार करना कुछ भी नहीं, आपको सबसे पहले आपको डी निकालना है। डी के कोएफिशिएंट वाई के कोएफिशिएंट देखो, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1 3 1, वाई के कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ वाई का कोएफिशिएंट है ही नहीं मतलब यहाँ जीरो आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा अल्फा 1 एंड अल्फा 1 एंड 2। इसको हम क्या करेंगे डी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो डी का मान अगर आप सॉल्व करते हो आपको मिल जाएगा यहाँ से मिलेगा माइनस का अल्फा प्लस डी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको इज इक्वल जीरो नहीं करना है, ठीक है। फिर आप D1 निकालोगे। अब D1 क्या होगा, D1 का मतलब होता है कि आपके जो x के कोएफिशिएंट उसमें आप 2 4 1 लिख दो यहाँ पे, दिस इज 2 4 1, बाकी सब सेम ही रहेगा और यहाँ पे अल्फा 1 2, इसको सॉल्व करोगे तो भी आपको माइनस का अल्फा प्लस 3 ही मिलने वाला है, ठीक है। फिर आप D2 को सॉल्व करोगे, D2 में क्या होगा कि ये जो कोएफिशिएंट इनको आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा मतलब इसके 1 3 1 और 1 1 0 जगह आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 1 0 आ जाएगा 2 4 1 आ जाएगा और बाकी सब सेम ही है अल्फा 1 2। इसको जो एंड इसको सॉल्व करने पर भी आपको माइनस का अल्फा प्लस 3 ही मिलने वाला है। फिर अगर आप D3 को सॉल्व करोगे, D3 कितना होता है, D3 होता है आपके जो बाकी जितने भी कोएफिशिएंट है 1 3 1 और 1 1 0। अब इसको 2 4 1 करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको D1 D2 एंड D3 सब मिल चुके हैं, तो आपको एक्स स्टार निकालना है। वो एक्स स्टार कितना होता है, एक्स स्टार होता है D1/D होता है, ठीक है। तो D1/D, D1 कितना है, D1 है आपका माइनस का अल्फा प्लस 3 और D कितना है, देखो यार सिंपल सी बात है, माइनस का अल्फा प्लस 3 है और डिवाइड बाई कितना आएगा अल्फा प्लस 3 वो भी माइनस का। तो एक्स स्टार का जो मान है बेसिकली वो 1 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं वाई स्टार का मान निकालूँ तो वो भी कितना होता है, वो होता है D2/D होता है और D2 कितना माइनस अल्फा प्लस 3 और D कितना माइनस अल्फा प्लस 3 मतलब इसका मान भी कितना आने वाला है 1 ही आने वाला है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जेड स्टार के बारे में, तो वो कितना आएगा, वो देखो आप देखोगे D3 का मान 0 है, 0 बट ये इसका आंसर आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो अगर हम किस में ध्यान से कमें बेसिकली एक्स स्टार वाई स्टार जी सब मिल चुका है, ठीक है।
अब ये पूछ रहा है कि अल्फा इंटू ये और वाई स्टार इंटू अल्फा, और ये सब क्या को लीनियर है। को लीनियर का मतलब होता है कि इनकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू थी वो जीरो है इस प्रकार। मतलब ये हो जाएगा अल्फा एक्स स्टार कितना है अल्फा कोमा 1 और वाई स्टार कितना है यहाँ पे 1 कोमा अल्फा हो जाएगा। और ये क्या एक्स स्टार कितना है आपका 1 और वाई स्टार कितना आपका माइनस का मतलब -1। ये बोल रहा है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में क्या को लीनियर है। मतलब ये तीनों पॉइंट का एक लाइन में बिलोंग करते हैं। एक लाइन बिलोंग करने का मतलब होता है इनकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आने वाली वो जीरो होने वाली है। वो कैसे करें, सिंपल सी बात है, इनका जो डिटरमिनेंट वैल्यू आने वाली मतलब इसको मैं अल्फा हो गया, फिर 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 अल्फा माइनस का 1 और यहाँ पे 1 लगा देंगे इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। बाकी जो भी इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको अल्फा का जो मान है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -1 माइनस अल्फा इज इक्वल 0 मिलेगा और आपको लास्ट में अल्फा इज इक्वल टू +-1 मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा तो ऑल पॉसिबल कितनी है 2 है यहाँ पे। ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि बेसिकली डी इज नॉट इक्वल 0 फिर तो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डी निकालें यहाँ से तो आपको मिल जाएगा माइनस का के माइनस का 15 एंड माइनस का 4 एंड दिस इज 3 4 1 एंड माइनस का 14 एंड माइनस का के एंड प्लस का 3 इज नॉट इक्वल 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 121 माइनस का के इसका इज नॉट इक्वल 0। मतलब मुझे मिलेगा यहाँ से के -11 एंड के +1 इज नॉट इक्वल 0 मिल जाएगा। मतलब के का जो मान है बेसिकली वो 11 और -11 कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर के का मान 11 और -11 हुआ तो डी इज इक्वल 0 हो जाएगा और डी इज D1 और D2 एंड D3 अगर ये सारे के सारे 0 हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो वो हल कंसिस्टेंट ही होते हैं। बट अगर किसी एक ने भी D1 इज नॉट इक्वल 0 या D2 इज नॉट इक्वल 0 किसी ने बोल दिया कभी कभी तो यहाँ पे हो जाएंगे नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर सपोज मेरे मान लो के इज इक्वल मैंने 11 लिया और के इज इक्वल टू 11 में डी का जो मान कितना रहा 0, मतलब ये कंडीशन आ चुकी है। अब मैं के इज इक्वल 11 पर D1 निकालता हूँ। अगर D1 0 आता है तो बहुत बढ़िया, अगर D2 0 आता है तो बहुत बढ़िया, अगर D3 0 आता है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, आज को सॉल्व करके देना। बट अगर D3 इज नॉट इक्वल 0 आ गया इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पे जो हल है वहाँ पे क्या नो सोल्यूशन है। इसका मतलब यहाँ पे के इज इक्वल टू 11 पर मुझे नो सोल्यूशन मिल रहा है। तब हमारा आंसर जो होगा बेसिकली वो R माइनस सिंपल -11 होगा। ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पास दो ऑप्शन है ओनली, ये वाला ऑप्शन ये वाला या तो फिर ये ऑप्शन है। तो आप बस एक बार चेक कर लेना, वो भी आप चेक करेंगे, आप चेक करना के इज इक्वल टू 11 पे चेक करना और के इज इक्वल टू 11 पे अगर आपको D1 का मान 0 मिलता है तो बहुत बढ़िया, सिंपल खत्म प्रश्न है वहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि भाई इसका आंसर ओनली यही होगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन वैसे भी गलती है। दो का डिटरमिनेंट्स यहाँ पे तो ये 2 माइनस का 3 अल्फा एंड 5 है। इसमें क्या होता है D1 D2 सब 0 ही होते हैं। सबसे पहले हम डी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डी का मान आएगा देखो 5 10 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अल्फा का जो मान है यहाँ से वो आ रहा है माइनस का 10/3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं किसी हम D1 को पकड़ लेते हैं। ठीक है, D1 का मान कितना है, D1 का मान आता है बेसिकली इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे y +5 एंड दिस इज बीटा +1 एंड माइनस का 3 एंड 5 इज इक्वल 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर गामा प्लस 25 एंड माइनस आएगा यहाँ पे। तो माइनस के अंदर देख सकते हैं माइनस मैंने यहाँ पे ले लिया और गुणा के अंदर माइनस का 3 गुणा बीटा +1 आ रहा है तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जगह 3 बीटा + 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 बीटा + 3 एंड प्लस का जो है 25 + 5 गामा है। ठीक है, तो यहाँ से इज इक्वल 0 यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि 3 बीटा + 5 गामा। ठीक है, यहाँ से 3 बीटा + 5 गामा का जो मान है वो 25 और 3 माइनस का 30 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछे वो समझ लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मुझे 9 अल्फा प्लस का 3 बीटा प्लस का 5 गामा का मान मुझे चाहिए। ठीक है, तो 3 बीटा प्लस 5 गामा का मान तो मुझे यहाँ से मिल चुका है, कितना मिल गया माइनस का 28 मिल चुका है। अब 9 अल्फा निकालना, अल्फा का मान कितना -10/3 है। 9 अल्फा का मान कितना होगा माइनस का 10/3 मतलब 3 4 9 मतलब माइनस का 30 होगा। ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे इनको गुणा इनका जोड़ लें यहाँ पे तो 8 हो गया यहाँ से और 3 और 2 -58 मोड़ हट देगा 58 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,